मैं हूँ पूजा और स्वागत है आप सबका प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम अपने पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट वाज प्रोनाउन। एंड एक बहुत ही सिली सी बात मेरे माइंड में आई है, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, देयर मस्ट बी मैनी व्यूअर्स ऑफ माई चैनल और ऑफ माई वीडियोज़ जिनको ये लगता होगा कि इंग्लिश की टीचर है और बात हमेशा हिंदी में करते हैं। सो फ्रेंड्स, उन लोगों की ये जो एक मिथ है ये मैं ब्रेक करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी to be very fluent in English, very fluent at English if you want to be very good at grammar section. तो इंग्लिश में रिटन पार्ट में अच्छा होने के लिए, ग्रामर सेक्शन में अच्छा होने के लिए, या इवन इंग्लिश लिटरेचर में टू बी वेरी वेरी गुड, you not need to be very fluent at spoken English. So that's why don't even ever think, जो लोग ऐसे भी, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरे व्यूअर लिस्ट में जिन्होंने कभी भी इंग्लिश स्पोकन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, या इवन उनको कभी स्कूलिंग टाइम पे उस तरह का एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला, जो स्पोकन पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए होंगे। सो वो लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये फोबिया रहता होगा कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं स्पोकन में, इसलिए हमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये चीज़, ये मिथ अपने दिमाग से टोटली निकाल दें कि ग्रामर में या इवन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए आपको स्पोकन बहुत अच्छा आना चाहिए। ऐसा कहीं किसी बुक में नहीं लिखा, कहीं ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्पोकन इज़ इम्पॉर्टेंट विद द व्यू कि जब आप किसी आउटर स्टेट में जाएं या कभी आप किसी इंटरव्यू में बैठे, इवन इंटरव्यू में भी आजकल ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रह गया दैट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ओनली। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू हैव टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, बट to be a very good communicator, it not necessarily to be a very fluent in English. Okay, so keep this thing in mind and be motivated to learn many things. धीरे धीरे you will be very fluent, you will be very good at English. So वो लोग जो ये सोच के अपने दिमाग में ये चीज़ें रखते हैं, वो अपने दिमाग में से इस तरह के डाउट्स को, इस तरह का फोबिया अपने माइंड से निकाल दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को ही। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है, प्लीज़ फ्रेंड्स गो थ्रू दैट वीडियो, क्योंकि स्टार्ट हम वहीं से कर चुके हैं। बेसिक सीख रहे हैं, इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं प्रोनाउंस की, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बेसिक ही आधार बनता है आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव की एरर्स का, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली ग्रामेटिकल सेक्शंस का या राइटिंग सेक्शन का भी इवन। ठीक फ्रेंड्स, अब तक हम दो टाइप्स प्रोनाउंस के पढ़ चुके हैं, दैट वाज द पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज अगेन हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर द वन जो उससे प्रीसीडिंग नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे कि हम हु यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं, दैट, व्हाट या इवन हुम, इस तरह के प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो भी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, दैट, विच, वाई, ये वर्ड जिस नाउन या जिस प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ होगा उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज एग्रीज विद इट एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। तो ये जो भी उसका एंटीसीडेंट होगा, यानी कि जिसके लिए हु, विच या दैट इस्तेमाल किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका जो नंबर होगा, उसका जो जेंडर होगा, उसका जो पर्सन होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, मेल जेंडर या फीमेल जेंडर, उसी के अकॉर्डिंगली आगे आने वाली वर्ब्स या वो सारी चीज़ें भी लगेंगी। क्लियर? अब जैसे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, इट इज़ आई हु डैश गिल्टी। अब यहाँ पे क्या है, ये हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ? आई के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? इट इज़ I who am guilty। दूसरा सेंटेंस है, it is we who dash guilty, तो we are guilty। it is he who is guilty। तो you can see हमारी इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है, जो वर्ड है, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ वाली वर्ब्स जो होंगी वो इस्तेमाल होंगी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है आपके सामने,
that the relative pronoun must be placed as near its antecedent as possible. Again very very important point. और इसमें ना आपको बहुत थोड़ी फनी सी चीज़ सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाऊंगी आपको. ये सेंटेंस जो मैं बताने वाली हूँ अभी, वो पढ़ के लगेगा अच्छा यार ऐसा भी होता है, वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट. सो देखिए कैसे. पॉइंट आपको बोला गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, दैट, विच, व्हाटएवर दैट यू आर गोइंग टू यूज, वो हमेशा अपने इंटेसिडेंट के जितना पास हो सके, इवन उसके इमिडिएटली बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा उससे दूर नहीं इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है हमारे सामने, फॉर सेल अ चेयर बाय अ लेडी विच हैज ट्विस्टेड लेग्स. इस सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हैं. सेंटेंस का मीनिंग बनता है सेल के लिए एक चेयर है उस लेडी के द्वारा जिसकी ट्विस्टेड लेग्स है. पहली चीज, लेडी के लिए हम विच इस्तेमाल नहीं करते. दैट मीन्स ये विच जो है वो लेडी के लिए इस्तेमाल तो हुआ नहीं होगा. दैट मीन्स हमने विच की पोजीशन क्या की है, गलत जगह की है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट. अदरवाइज इस सेंटेंस का क्या मीनिंग बनता है, हम कहना ये चाहते थे वो वाली चेयर लेडी के द्वारा सेल पे है जिस चेयर की लेग्स ट्विस्टेड है. लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मीनिंग क्या बनता है, लेडी के द्वारा वो वाली चेयर सेल पे है जिस लेडी की लेग्स ट्विस्टेड है. हम लेग्स जो है वो चेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मीनिंग क्या बनता है, उस लेडी की लेग्स ट्विस्टेड है. दैट्स व्हाई फॉर सेल बाय अ लेडी अ चेयर विच हैज ट्विस्टेड लेग्स. अब ये विच बिल्कुल प्रॉपरली उस वर्ड के इमीडिएटली बाद आया है जिसके लिए हम बोल रहे थे कि उसकी ट्विस्टेड लेग्स है. और ज्यादा अच्छे से समझना है तो ये वाला सेंटेंस देखें, दीज आर हामिद्स बुक्स हु इज माई क्लासमेट. इस सेंटेंस का मीनिंग हम बताना क्या चाहते थे कि ये हामिद की बुक्स हैं, वो हामिद मेरा क्लासमेट है, यानी कि वो लड़का जो मेरा क्लासमेट है. बट इस सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या बनता है, ये हामिद की बुक्स है, वो बुक्स जो मेरी क्लासमेट है. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मीनिंग बनता है कि बुक्स मेरी क्लासमेट है. दैट मीन्स बुक्स क्लासमेट नहीं है फ्रेंड्स. क्लासमेट कौन है, हामिद. बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मीनिंग क्या बन रहा है, ये किसके लिए बोला गया, उसके इमीडिएटली पहले वाली चीज के लिए. तो पहले कौन है, बुक्स. तो बुक्स थोड़ी ना क्लासमेट है, इसीलिए हमें क्या करना है, दीज आर द बुक्स ऑफ हामिद हु इज माई क्लासमेट. ये बुक्स हैं हामिद की, वो हामिद जो मेरा क्लासमेट है. था ना इंटरेस्टिंग. ओके, अब देखिए दैट को हमने हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड की तरह पढ़ा होगा अब तक. उसको हमने बहुत सारी वीडियोज में अब तक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड की तरह दिखाया है, लेकिन आज हम इसे एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह पढ़ने जा रहे हैं. तो दैट का इस्तेमाल कब कब होता है, पहले तो हु या विच यूज करते टाइम. ये चीज़ों का इस्तेमाल मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ मैंने कुछ बेसिक वर्ड्स का यूज करना सिखाया था. आई थिंक दैट वाज माय सेकंड और थर्ड वीडियो, तो आप प्लीज उस वीडियो को गो थ्रू करें. तो इसमें क्या था, फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, यानी कि दैट का इस्तेमाल सिर्फ पर्सन्स के लिए नहीं, सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, सिर्फ थिंग्स के लिए नहीं, यानी ये सबके लिए इस्तेमाल होता है. हु का यूज हम पर्सन्स के लिए सीख करते हैं, एनिमल्स के लिए हम विच का यूज करते हैं, थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे बोला कि दैट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव सेंस में सबके लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, स्पेशलाइजेशन कर दी गई है. जैसे ब्रदर, माई ब्रदर दैट इज सिक, मेरा भाई वो वाला जो कि सिक है, वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, तो वो वाला भाई, इसीलिए उसके लिए हु ना इस्तेमाल करके हम दैट यूज कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट, आफ्टर टू इंटेसिडेंट्स, हम ऐसे टू इंटेसिडेंट्स के बाद में भी दैट का यूज करते हैं जिनमें से एक के साथ हु लगना हो और एक के साथ विच लगना हो. जैसे यहाँ पे एक चीज क्या है, बॉय, दूसरा क्या है, डॉग. ये मेल है, यानी कि ये इंसान है, ठीक है, पर्सन्स हैं, और ये क्या है, एनिमल है. अब हम बॉय के लिए तो हु यूज करते हैं, लेकिन डॉग के लिए क्या यूज करते हैं, विच. तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे एक के साथ हु और एक के साथ विच लगना हो, अब अगर मैं यहाँ पे हु लगाती तो समझ में आता बॉय के लिए लगा दिया, फिर हमने डॉग को इग्नोर कर दिया होता. अगर मैं विच लगाती, इसका मतलब मैंने डॉग के लिए इस्तेमाल किया और बॉय को इग्नोर कर दिया. इसीलिए ऐसे केस में हमने क्या करना है, दैट का इस्तेमाल करना है, जो सेंटेंस को एब्सोल्युटली करेक्ट कर देगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. अगर कोई भी डाउट्स आपके माइंड में हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स आप छोड़ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर दोज डाउट्स. ओके, थर्ड पॉइंट हमारे सामने है, आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री. एडजेक्टिव में तीन तरह की डिग्रीज को हम स्टडी करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट. तो जो बेस्ट वाली डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री मानी जाती है. तो याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव के टॉपिक आने पर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको. तो जब हम
सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं उस टाइम पे भी उस पर्सन के बाद हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में भी हमेशा दैट का इस्तेमाल ही होता है। फिर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सेम, ओनली, ऑल, नन, नथिंग, एनी, इनके साथ में भी दैट का इस्तेमाल ही हो जाता है। जैसे इट इज द सेम बुक दैट आई लेंट यू, तो विच आई लेंट यू नहीं आएगा। देयर वॉज नन दैट डिड नॉट एंजॉय द शो, तो यहाँ पे नन आया इसलिए यहाँ पे भी दैट का आ गया। क्लियर। आगे कुछ खास चीजें हमारे सामने हैं। एज का यूज अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करें, और बट का यूज, बट को हमने हमेशा कंजक्शन की तरह सीखा होगा। अच्छा, बट के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर, या पार्ट ऑफ स्पीच वाली मेरी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको बट के बहुत सारे और यूजेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखें कि बट को सिर्फ कंजक्शन की तरह, लेकिन वाला वर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जब बट की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका मीनिंग क्या होता है। पहले एज की बात करते हैं। एज को जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है तो इसे सच के बाद या द सेम के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हिज नेम इज द सेम एज योर्स, उसका नाम भी वैसा ही है जैसा कि तुम्हारा। या एज मैनी बॉयज एज वर प्रेजेंट गॉट स्वीट्स, तो इस तरीके के यूजेस एज के हैं। और बट का, बट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन इट मीन्स हु नॉट, विच नॉट, दैट नॉट, यानी कि यहाँ पे बट का मीनिंग क्या होता है, जो कि नहीं, जो कि नहीं। सो देर इज नो फ्लावर बट हैज अ थॉर्न, यानी कि यहाँ पे बट का मतलब क्या है, विच नॉट, यानी ऐसा कोई फूल नहीं होता जिसके कांटे नहीं होते। तो ऐसा कोई फूल नहीं होता, सॉरी फूल नहीं होता, फूल नहीं कहेंगे, I mistook the pronunciation here। तो फूल, ऐसा कोई फूल नहीं होता जिसके कांटे नहीं होते। तो बी केयरफुल while pronouncing any word, किसी चीज का उच्चारण आप सही तरीके से करें और उसका यूज भी सही तरीके से करें। हेयर हम बट का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड फ्रेंड्स, बट का यूज करते टाइम पे हमने देखा कि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, विच नॉट, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत सारे लोगों को लगता है बट का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, क्या, लेकिन पर यहाँ पे बट का मीनिंग क्या है, जो कि नहीं। तो ध्यान रखें, बट का ऐसा भी मीनिंग होता है जब इसे एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये चीजें, एंड फ्रेंड्स अगेन स्कूल गोइंग किड्स के लिए भी, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाली और वीडियोस में प्रोनाउंस के रिलेटेड आप बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी पढ़ी भी नहीं होंगी, और इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस होती हैं वो सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहिए। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।